1700 की दहाई के शुरू में पीटर द ग्रेट की इस्लाहात ने रूस को यूरोप की एक बड़ी ताकत बनाने का रास्ता दिखाया, लेकिन असल तब्दीली इसके पूते की जर्मन बीवी कैथरीन ने की, जिसने अपने शौहर को तख्त से हटाया और रूस की मलका बन गई। कैथरीन भी पीटर की तरह अजीम के तौर पर याद की जाती हैं। वो फ्रांसीसी रोशन ख्याली की तालिबा और मदाह थीं और फ्रांस के फ़िलसफ़ी वॉल्टेयर से भी खतूत का तबादला करती थीं। वो एक रोशन ख्याल आमर के तौर पर हुक्मरानी करती थीं। इनका अख्तियार बेरोक ठूक था, मगर वो आला नज़रियात की पैरवी करती थी। अक्ल, बर्दाश्त और तरक्की की अलामत के तौर पर कैथरीन फिनवन और तालीम की बड़ी सरपरस्त बने। स्कूल और कॉलेजेस बनाए गए, पोलशाई थिएटर कायम किया गया और इंपीरियल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का क़याम अमल में आया, जबकि उनका अपना शानदार आर्ट वर्क कलेक्शन अब दुनिया के मशहूर हेरिटेज म्यूज़ियम की बुनियाद है। कैथरीन ने यूरोपियों को रूस मुंतकिल होने की तरगीब दी ताकि वो अपनी महारत शेयर करें और जर्मन महाजरीन की वाल्गा इलाके में आबादकारी में मदद दी, जहां उन्हें वाल्गा जर्मन के नाम से जाना गया। इनकी कम्युनिटीज़ तकरीबन 200 साल कायम रहीं, जब तक कि स्टालिन के हुक्म पर उन्हें जला वतन नहीं किया गया। दूसरी जंग अजीम के आगाज़ में मशरक़ की तरफ कैथरीन के दौर हुकूमत में ज़बरदस्त इलाक़ाई तोसी भी हुई। जनूब में रूस ने उस्मानी सल्तनत को शिकस्त दी, नई ज़मीनें हासिल कीं और आज़ूफ़ और केरश के क़िले कब्ज़े में लिए। लेकिन फिर कैथरीन को एक बड़े किसान बगावत का सामना करना पड़ा, जो बागी कोसाक यमिलियान पोगा चीफ की क़यादत में हुई। बागियों ने कई क़िले और शहर फतह किए और काज़ान शहर पर हमला कर दिया, लेकिन आखिरकार इन्हें रूसी फ़ौज ने शिकस्त दी। इसके बाद कैथरीन ने ज़ापोरोजीन कोसाक्स को ज़बरदस्ती रूसी सल्तनत में शामिल कर लिया और उनके इलाके को इल्हाक कर लिया। क्रीमियाई खानियत 300 साल तक रूस के लिए एक कांटे की तरह रही। रूस की नई जनूबी ज़मीनों को नौ रूसिया यानी नई रूस का नाम दिया गया। ये इलाके कम आबादी वाले थे, जिन्हें रूसी आबादकारों ने प्रिंस पोटेमिकन की निगरानी में आबाद किया, जो कैथरीन के मशीर और महबूब थे। पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ जंगों से थका हुआ और अपने पड़ोसियों के रहम व करम पर था, इसे कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जिसमें रूस ने सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया। पोलैंड 1918 तक एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दोबारा वजूद में नहीं आया। रूस ने पोलैंड से एक बड़ी यहूदी आबादी विरासत में पाई, जिनके लिए कैथरीन ने हुक्म दिया कि वो सिर्फ पैल ऑफ सेटलमेंट नामी मखसूस इलाके में रह सकते हैं और ज़्यादातर शहरों से बाहर रहीं। फ्रांस में फ्रांसीसी इनकलाब की वजह से बादशाह लुइस 16वें को फांसी दी गई। कैथरीन इस वाक़े से बहुत डरी और अपनी हुकूमत के आखिरी सालों में अपने नौजवानी के लिबरल नज़रियात को बिल्कुल छोड़ दिया। 3 साल बाद कैथरीन का इंतकाल हो गया, जिसके साथ रूस की तारीख की एक शानदार हुकूमत ख़त्म हो गई। इसके बाद इसका भी टापल तख्त पर आया, जो फ़ौजी नज़म मौज़बता और तफसीलात का दीवाना था और अपनी माँ के तमाम कामों के ख़िलाफ़ था। रूस ने इनकलाबी फ्रांस के ख़िलाफ़ लड़ने वाली यूरोपीय ताकतों के इत्तेहाद में शमूलियत अख्तियार की। मार्शल सूवरोफ, जो रूस के अजीम फ़ौजी कमांडरों में से एक थे, ने शुमाली इटली में फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ कई जंगें जीतें, लेकिन उसी पैमाने पर जंग नाकाम। इस दौरान पाल की इस्लाहात ने रूस की फ़ौज और अशराफिया को नाराज़ कर दिया था और इसे महल में एक बगावत में कत्ल कर दिया गया। इसकी जगह इसका 23 साला बेटा अलेक्जेंडर आया, जो अपनी दादी कैथरीन के नज़रिए का हामी था, एक ज़्यादा जदीद रूसी रियासत के लिए। इसके मशीर ज़हीन-गिनता मिखाइल स्पिरंस्की ने इंतज़ामिया और मालियात में इस्लाहात किए, लेकिन शहनशाह ने आज़ादी पसंद दस्तूर के लिए इनके मंसूबों की हिमायत करने से इनकार कर दिया। आखिरकार फ्रांस के साथ जंग ही अलेक्जेंडर की हुक्मरानी का मरकज़ी मौजू बनी। फ्रांस का नया शहनशाह नेपोलियन बोनापार्ट था, जिसने ऑस्ट्रलिट्ज़, एलाव और फ्रीडलैंड में रूस और इसके इत्तेहादियों को मुतअद्दिद शिकस्तें दें। लेकिन 1807 में टेलिस्ट में दोनों नौजवान शहनशाहों की मुलाकात हुई और उन्होंने इत्तेहाद कायम किया। रूस ने स्वीडन पर हमला किया और फ़िनलैंड को ज़म कर लिया, जो एक खुद मुख्तार अजीम दोकात बन गया। रूसी सल्तनत
लेकिन फिर 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला किया। बोरोदिनो की जंग में फ्रांसीसी और रूसी फौजें एक ज़बरदस्त मार्के में टकराईं, जो इस दौर की सबसे खूनरेज़ लड़ाइयों में से एक थी। नेपोलियन ने फतह हासिल की, लेकिन रूसी फौज बेहिफाजत बचकर निकल गई। नेपोलियन ने मास्को पर कब्जा कर लिया, जो आग लगने से तबाह हो गया। और जब अलेक्जेंडर ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, तो फ्रांसीसी फौज को रूसी सर्दियों में तवील पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। नेपोलियन को एक बड़ा धचका लगा था और रूस ने प्रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटानिया के साथ मिलकर वापसी की जंग की क़ियादत की, जो आखिरकार ख़त्म हुई। पेरिस की फतह और नेपोलियन की बादशाहत से दस्तबरदारी के बाद वियना कांग्रेस में जंग के हिस्से के तौर पर अलेक्जेंडर बादशाह पोलैंड बन गए। फिर ऑस्ट्रिया और प्रोशिया के साथ मिलकर उन्होंने दी होली अलायंस बनाई, जिसका मकसद यूरोप में मज़ीद इनकलाबात को रोकना था। इसी दौरान बाल्कान और कफकाज में रूस ने उस्मानी सल्तनत, फ़ार्स और मकामी कबाइल के ख़िलाफ़ वक्फ़े से जंगें लड़ीं। सरहद को जनूब की तरफ बढ़ाया गया ताकि बेसाराबिया, सरकेशिया, चीचनिया और दीगर इलाके शामिल किए जा सकें। जदीद जॉर्जिया, दागिस्तान, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इलाके। लेकिन कोकीस के लोग रूसी हुक्मरानी की सख्त मुज़ाहमत करते रहे। रूस की कोशिश कि वो इस खत्े पर अपना कब्ज़ा जमा ले, कोकेशी जंग की सूरत इख्तियार कर गई, जो पहाड़ों और जंगलों में लड़ी जाने वाली एक भयानक लड़ाई थी और तकरीबन 50 साल तक जारी रही। अलेक्जेंडर के बाद इसके भाई निकोलस ने तख्त संभाला, जो एक क़दामत पसंद और रद्द अमल पसंद थे। लेकिन रूसी माशरे के कुछ हिस्सों में अब यूरोपी अंदाज की लिबरल इज़्म की ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी। ख़ास तौर पर कुछ फ़ौजी अफसरान में, जिन्होंने दूसरी जगहों पर चीज़ें करने के मुख्तलिफ तरीके देखे थे। नेपोलियनिक जंगें, वो निकोलस को एक रुकावट समझते थे और नए बादशाह का पहला चैलेंज। फ़ौजी बगावत होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो। बहुत शुक्रिया।